और फिर उसने बिना कुछ कहे गोद में उठा लिया। काव्या ने इस बार कोई बगावत नहीं की। उसका दिमाग सुन्न था। अयान उसे वापस बेडरूम में ले आया और बिस्तर पर बिठा दिया। वह खुद कमरे के कोने में रखी उस भारी महोगनी डेस्क की तरफ बढ़ा। उसने दराज से एक मोटी काले रंग की लेदर फाइल निकाली और वापस काव्या के पास आकर बिस्तर पर पटक दी। ये क्या है? काव्या ने अपनी कांपती आवाज़ में पूछा। उसकी नज़रें उस फाइल पर टिक गईं। ये वो कड़वा सच है काव्या, जिससे बचाने के लिए मैंने तुम्हें इस सोने के पिंजरे में कैद किया था। अयान की आवाज़ में एक भारी संजीदगी थी। उसने फाइल खोली और पहला पन्ना काव्या के सामने कर दिया। इसे पढ़ो, अपनी आंखों से देखो कि जिन चाचा चाची को तुम अपनी रक्षक समझती थी, उन्होंने पर्दे के पीछे क्या खेल खेला है। काव्या के कांपते हाथों ने फाइल उठाई। जैसे जैसे उसकी नज़रें उन कागजातों पर छपे अक्षरों, बैंक स्टेटमेंट्स और भैरव सिंह नाम वाले मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग उड़ता चला गया। फाइल में अयान के मुखबिरों द्वारा रिकॉर्ड की गई चाचा और भैरव सिंह की बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट भी थे। साफ साफ लिखा था, काव्या के 20वें जन्मदिन पर जैसे ही वसीयत उसके नाम होगी, भैरव सिंह उसे अपनी हवस का शिकार बनाएगा और बदले में सारी जायदाद उसके चाचा ज्ञानेश खन्ना के नाम ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। काव्या के हाथ कांपने लगे और फाइल उसकी उंगलियों से छूटकर बिस्तर पर गिर गई। उसकी आंखें अविश्वास में फैल गईं। नहीं, नहीं, ये झूठ है। चाचा ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरे पापा के भाई हैं। उन्होंने पापा की मौत के बाद मुझे पाला है। काव्या का गला रुंध गया। वह पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। तुम झूठ बोल रहे हो अयान। ये सब तुमने खुद बनवाया है ताकि तुम मुझे अपनी कैद में रख सको। अयान ने एक ठंडी सांस ली। उसका चेहरा पत्थर जैसा कठोर हो गया, लेकिन उसकी आंखें काव्या के इस दर्द को देखकर अंदर ही अंदर सुलग रही थीं। वह आगे बढ़ा और काव्या के सामने घुटनों के बल बैठ गया, ठीक उसी तरह जैसे उसने सुबह किया था। उसने काव्या के दोनों हाथों को जबरन अपने मजबूत हाथों में लिया। काव्या, मैं बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह हो सकता हूँ, मैं एक खूंखार इंसान हो सकता हूँ, लेकिन मैं काव्या खन्ना से झूठ नहीं बोल सकता। अयान की आवाज़ में एक अजीब सी सच्चाई और गहराई थी जो सीधे काव्या के दिल में उतरी। तुम्हारे पिता देवराज खन्ना मेरे लिए क्या थे, ये तुम नहीं जानती। अस्पताल के उस आखिरी कमरे में अपनी आखिरी सांस लेते हुए उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें उन भेड़ियों से बचाऊंगा। काव्या अयान की बात सुनकर स्तब्ध रह गई। पापा ने तुम्हें मेरा हाथ सौंपा था? हाँ। अयान ने उसके हाथों पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। तुम्हारे चाचा को सिर्फ तुम्हारी दौलत चाहिए थी। जब मुझे पता चला कि उस रात तुम्हारी शादी उस 50 साल के दरिंदे भैरव सिंह से होने वाली है, तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कानून कस्टडी तुम्हारे चाचा को दे चुका था। तुम्हें उस नर्क से निकालने का सिर्फ एक ही कानूनी तरीका था, तुमसे शादी करना, ताकि दुनिया की कोई ताकत, कोई भी कानून तुम्हें मुझसे छीन ना सके। मैंने ज़बरदस्ती शादी की, तुम्हें किडनैप किया, क्योंकि तुम्हारे पास समझने का वक्त नहीं था। सच्चाई का यह हथौड़ा काव्या के मासूम दिल पर इतनी जोर से लगा कि उसके अंदर की बची खुची दुनिया ढह गई। रौनक ने कॉरिडोर में झुका था और अब यह फाइल सब कुछ चीख चीख कर सच बयां कर रही थी। उसकी पूरी जिंदगी एक छलावा थी। जिन अपनों के लिए वह अयान को राक्षस समझ रही थी, वो खुद साक्षात शैतान निकले। और यह शख्स जिसे वह अपना किडनैपर, अपना दुश्मन मान रही थी, वह असल में उसके पिता के दिए वचन को निभाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहा था। काव्या का सीना भारी हो गया। उसकी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा। वह अयान के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसका पूरा वजूद इस कड़वे सच के बोझ से बिखर चुका था। अयान ने उसे इस तरह बिखरते हुए देखा। उसका दिल काव्या के हर एक आंसू के साथ लहूलुहान हो रहा था। अब वो सख्त नाकाब पूरी तरह टूट चुका था। अयान ने अपनी पूरी ताकत और नजाकत के साथ काव्या को आगे खींच लिया और उसे अपने चौड़े गर्म सीने में पनाह दे दी। काव्या ने इस बार उसे दूर नहीं धकेला। वह अयान की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींचकर उसके सीने में अपना मुंह छुपाए पागलों की तरह रोने लगी। यही उसकी नफरत का अंत था और एक नए अनजाने एहसास की शुरुआत। काव्या की मुट्ठियाँ अयान की शर्ट पर और कसती चली गईं।
उसके रोने की आवाज़ उस आलीशान बेडरूम के सन्नाटे को चीर रही थी। सच्चाई का बोझ इतना भारी था कि काव्या का नाजुक वजूद उससे संभल नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर सिसकियों के साथ कांप रहा था। वह अयान के मजबूत सीने में अपना चेहरा और गहराई से छुपाती जा रही थी, मानो वह दुनिया के सारे दुखों से छुप जाना चाहती हो। अयान ने अपनी आंखें बंद कर लीं। काव्या का इस तरह टूटना उसके फौलादी दिल को अंदर तक छलनी कर रहा था। उसने अपने बड़े और गर्म हाथों को काव्या की पीठ पर रखा और उसे हौसले से सहलाने लगा। उसका एक हाथ काव्या के बिखर चुके रेशमी बालों में उंगलियां फेर रहा था। रो लो काव्या, जितना रोना है रो लो, अपने अंदर का सारा गुबार बाहर निकाल दो। अयान की आवाज़ में अब वो पुरानी कड़कड़ाहट या हुक्म नहीं था। उसकी आवाज़ में एक ऐसी मखमली नरमी और तड़प थी जो काव्या ने पहले कभी नहीं सुनी थी। काव्या बस रोए जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी अपनी ही मम्मा और पापा के जाने के बाद जिस दुनिया को अपना समझा वो सभी छलावा थी। चाचा चाची का वो प्यार, रौनक का वो भाई जैसा बर्ताव, सब कुछ सिर्फ करोड़ों की जायदाद हड़पने का जरिया था। वह कितनी अकेली थी। इस पूरी दुनिया में उसका अपना कोई नहीं था। तभी उसे अयान की दिल की धड़कन सुनाई दी। अयान का सीना बहुत तेजी से धड़क रहा था, सख्त और रफ्तार से भरी धड़कनें। उन धड़कनों में काव्या के लिए एक अजीब सा सुकून था। वह तड़प रही थी, लेकिन अयान की पनाह में उसे एक ऐसी हिफाजत महसूस हो रही थी जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। मैं इतनी बुरी हूँ क्या अयान? काव्या ने रोते रोते अपनी भींगी आंखें उठाकर अयान के चेहरे की तरफ देखा। उसके मासूम चेहरे पर फैले आंसुओं और उसकी सुनहरी डबडबाई आंखों ने अयान के संयम को हिलाकर रख दिया। मेरे अपनों ने ही, मेरे चाचा ने ही मेरा सौदा कर दिया। अगर तुम उस रात नहीं आते तो मैं, यह सोचते ही काव्या का बदन खौफ से दोबारा कांप उठा। अयान ने अपनी उंगलियों से बेहद नजाकत के साथ काव्या के गालों पर बहते आंसुओं को पोंछा। उसकी छुअन में इस वक्त दुनिया भर की शिद्दत और मोहब्बत घुली थी। तुम बुरी नहीं हो काव्या, तुम इस दुनिया की सबसे पाक और खूबसूरत लड़की हो। बुरे वे लोग हैं जिनकी आंखों पर लालच का पर्दा पड़ा था। अयान ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए बेहद जुनूनी लेकिन धीमे लहजे में कहा, और जब तक अयान सिंघानिया जिंदा है तुम्हें यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम अकेली हो। उस रात अगर मुझे पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़ता तो भी मैं उस तुम्हें उठा लाता। कोई तुम्हें छूना तो दूर, तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। काव्या ने अयान के चेहरे को गौर से देखा। उसकी आंखों में इस वक्त कोई चालाकी नहीं थी, कोई वहशत नहीं थी। वहाँ सिर्फ एक अथाह, गहरा और पवित्र समर्पण था। काव्या को एहसास हुआ कि जिस इंसान को वह अब तक अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा विलेन समझ रही थी, वह असल में उसका सबसे बड़ा रक्षक था। जो नफ़रत उसने अयान के लिए अपने दिल में पाल रखी थी, वह अब धीरे धीरे पिघल रही थी। रोते रोते काव्या का पूरा शरीर थक चुका था। दवाइयों का असर और इस भारी इमोशनल बैकग्राउंड ने उसकी बची खुची ताकत भी सोख ली थी। उसकी पलकें भारी होने लगी। उसने अयान की शर्ट पर अपनी पकड़ ढीली नहीं की, बल्कि उसका शरीर अयान के कंधे पर ही लुढ़क गया। अयान ने महसूस किया कि काव्या शांत हो चुकी है और उसकी सांसें अब गहरी और सामान्य हो रही हैं। वह सो चुकी थी। अयान ने बहुत ही आराम से उसे बिस्तर पर लेटाया और उसके ऊपर भारी कंबल डाल दिया। वह खुद बिस्तर के किनारे बैठ गया और काफ़ी देर तक उसके मासूम सोते हुए चेहरे को निहारता रहा। आज पहली बार काव्या ने उसे खुद से दूर नहीं धकेला था। आज पहली बार उसने अयान के सीने में पनाह ली थी। अयान के होंठों पर एक बहुत ही हल्की सच्ची मुस्कान उभर आई। उसने धीरे से झुककर काव्या के माथे पर अपने होंठ रख दिए। यह कोई हवस का स्पर्श नहीं था, यह एक मन्नत थी। यह एक मूक का इकरार था कि वह अपनी आखिरी सांस तक उसकी हिफाजत करेगा। यहाँ से दोनों के बीच की नफ़रत की दीवार हमेशा के लिए ढह चुकी थी और मोहब्बत की एक नई अमर दास्तान की मजबूत नींव पड़ चुकी थी। काव्या के माथे पर अयान के होंठों का वह कोमल स्पर्श जैसे उसकी रूह में एक अजीब सा सुकून घोल गया था। रात का वह बर्फीला सन्नाटा अब डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि कमरे में एक अनजानी सी गर्माहट फैल चुकी थी। अयान रात भर वहीं बिस्तर के किनारे बैठा रहा, अपनी सुलगती और मुकम्मल नज़रों से काव्या को सोता हुआ देखता रहा। अगली सुबह जब सूरज की गुनगुनी धूप कांच की खिड़की से छनकर कमरे में आई तो काव्या की आंखें खुलीं। बिस्तर पर करवट लेते ही
उसे महसूस हुआ कि कमरे का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। सामने ही महोगनी की डेस्क पर अयान बैठा हुआ था और लैपटॉप पर कुछ पेपर्स की जांच कर रहा था। उसके चेहरे पर वही चिरपरिचित गंभीरता थी, लेकिन आज काव्या को उस गंभीरता में खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब सा ठहराव नजर आ रहा था। काव्या को बिस्तर पर हिलते देख अयान ने तुरंत लैपटॉप बंद किया और वह अपनी जगह से उठा और भारी लेकिन शांत कदमों से चलता हुआ काव्या के करीब आया। कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? अयान ने अपनी भारी और मखमली आवाज़ में पूछा। उसकी आंखों में छिपी फिक्र आज साफ देखी जा सकती थी। काव्या ने धीरे से उठकर बैठने की कोशिश की तो कंबल उसके कंधों से सरक गया। उसने अपने हाथों को देखा, फिर अपनी नज़रें उठाकर सीधे अयान की गहरी आंखों में डाल दी। आज उसकी आंखों में ना तो वो तीखा गुस्सा था और ना ही भाग जाने की जिद। मैं ठीक हूँ। काव्या की आवाज़ बहुत धीमी थी। उसने हल्के से अपने सूखे होंठों को जीभ से भिगोया और हिचकिचाते हुए कहा, थैंक यू अयान, थैंक यू। शब्द सुनते ही अयान के कदम वहीं ठिठक गए। उसकी चौड़ी छाती में एक अजीब सी हलचल हुई। जिस लड़की ने उसे कल तक सिर्फ गालियाँ दी थी, राक्षस कहा था, आज वह उसे धन्यवाद दे रही थी। अयान के होंठों पर एक बेहद हल्की और दिलकश मुस्कान उभर आई। तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है काव्या। मैंने वही किया जो मेरा फ़र्ज था और जो मेरा हक था। अयान ने बिस्तर के पास रखे स्टूल पर बैठते हुए कहा। उसने आगे बढ़कर साइड टेबल पर रखी गर्म चाय का कप उठाया और काव्या की तरफ बढ़ा दिया। इसे पियो, इससे तुम्हारे गले को आराम मिलेगा। काव्या ने चाय का कप थाम लिया। चाय की गर्माहट उसकी उंगलियों से होती हुई उसके दिल तक पहुंच रही थी। उसने चाय का एक छोटा सा घूंट लिया और अयान को देखने लगी। अयान की नज़रें भी लगातार उसी पर टिकी थीं। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं गूंज रहे थे, लेकिन उनकी नज़रें वो सब कह रही थीं जो अब तक छुपा हुआ था। इसे ही तो एहसास कहते हैं, जहाँ बिना बोले दो रूहें एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं। अयान, काव्या ने कप को नीचे रखते हुए धीरे से पुकारा। रौनक, रौनक कहाँ है और अब आगे क्या होगा? काव्या की आंखों में अपने चाचा चाची के धोखे को याद करके फिर से उदासी की एक परत छा गई। अयान की आंखें एक पल के लिए सख्त हुईं, लेकिन उसने तुरंत खुद को काबू में किया ताकि काव्या दोबारा न डरे। रौनक सही जगह पर है काव्या, उसे उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है। और रही बात आगे की, तो कल तुम्हारा 20वां जन्मदिन है। वसीयत के मुताबिक कल तुम्हें कानूनी तौर पर तुम्हारे पिता की सारी जायदाद मिल जाएगी। तुम्हारे चाचा ज्ञानेश खन्ना ने शहर में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और पार्टी रखी है, जहाँ वो दुनिया के सामने एक झूठा नाटक करने वाली थी कि तुम खुशी खुशी अपनी जायदाद उनके नाम कर रही हो। काव्या के चेहरे पर एक खौफनाक परछाई लहराई, लेकिन अयान ने तुरंत उसका हाथ अपने बड़े और मजबूत हाथ में ले लिया। उसकी छुअन में एक ऐसा भरोसा था जिसने काव्या के सारे डर को पल भर में सोख लिया। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अयान ने उसकी उंगलियों को सहलाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में पूरा अधिकार और सुरक्षा थी। हम कल वापस शहर लौट रहे हैं। बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें इस सोने के पिंजरे में कैद रखे हुए। अब वक्त आ गया है कि तुम दुनिया के सामने अपनी असली ताकत दिखाओ। मैं तुम्हारा हक दिलाऊंगा काव्या। उन भेड़ियों ने जो खेल पीठ पीछे शुरू किया था, उसी अंजाम तक मैं सबके सामने पहुंचाऊंगा। काव्या ने अयान की तरफ देखा। उसका दिल इस इंसान के प्रति पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी उंगलियों से अयान के हाथ को हल्का सा खींचा। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी अयान। अब मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मेरे पास तुम हो। काव्या के मुँह से यह बात सुनना अयान के लिए किसी मन्नत के पूरे होने जैसा था। उसकी आंखों में एक गहरा, जुनूनी और बेइंतहा प्यार चमक उठा। उसने काव्या के हाथों को अपने होठों से लगा लिया और काफ़ी देर तक अपनी आंखें बंद करके उस पल को अपने अंदर समेटता रहा। शिमला की सर्द वादियों में अब नफ़रत की बर्फ़ पूरी तरह पिघल चुकी थी और दोनों एक नए सफ़र पर कदम बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अयान ने जब काव्या के हाथों को अपने होठों से अलग किया तो दोनों की नज़रें एक बार फिर मिली। कमरे में धूप और गहरी हो चुकी थी, मानो आने वाले कल की जीत का इशारा कर रही हो। अयान अपनी जगह से उठा और अपने गार्ड्स को तुरंत शहर वापसी की तैयारियां शुरू करने का हुक्म दे दिया। अगली सुबह अयान का प्राइवेट चॉपर एक बार फिर हवा को चीरता हुआ शिमला के उस अवैध मैंसन से उड़ान भर चुका था। लेकिन इस बार काव्या अयान की बाहों में डर सी नहीं छुपी थी, बल्कि वह अयान के बगल में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा शांत था और आंखों में एक अनोखी चमक थी।
अयान लगातार उसे ही देख रहा था। उसने काव्या का हाथ अपने हाथ में ले रखा था और काव्या ने भी इस बार अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में पूरी मजबूती से फंसा रखी थीं। वह अब अयान के पीछे छुपने वाली लाचार लड़की नहीं थी। वह अयान सिंघानिया की पत्नी बनकर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होने के लिए तैयार थी। कुछ ही घंटों बाद चोपड़ शहर के सिंघानिया पैलेस के निजी हेलीपैड पर उतरा। शहर वापस आते ही माहौल में एक अलग ही तनाव था। आज काव्या का 20वां जन्मदिन था और जैसा कि अयान ने बताया था, खन्ना पैलेस में एक आलीशान पार्टी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। पूरे शहर का मीडिया और नामी गिरामी लोग वहाँ मौजूद थे। काव्या के चाचा ज्ञानेश खन्ना और चाची सुमित्रा चेहरे पर एक छोटी मक्कार मुस्कान ओढ़े मेहमानों का स्वागत कर रही थीं। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा रौनक काव्या को लेकर सीधे भैरव सिंह के पास पहुंच चुका होगा और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो काव्या के दस्तखत वाले फर्जी पेपर्स दिखाकर सारी जायदाद अपने नाम कर लेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, ज्ञानेश खन्ना ने स्टेज पर आकर माइक संभाला। उसकी आंखों में करोड़ों की दौलत हड़पने का लालच साफ झलक रहा था। आज मेरी स्वर्गीय भाई देवराज की बेटी, मेरी प्यारी बच्ची काव्या का 20वां जन्मदिन है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से सारी जायदाद उसकी होने वाली थी, लेकिन काव्या ने खुद मुझसे कहा कि वह अभी इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर संभालने के काबिल नहीं है, इसलिए वह अपनी मर्जी से यह सारी वसीयत मेरे नाम कर रही है। अभी ज्ञानेश के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि खन्ना पैलेस के विशाल मुख्य हॉल के दोनों आलीशान दरवाजे एक भयानक कड़कड़ाहट के साथ खुले। पूरे हॉल का सन्नाटा टूट गया और सभी की नज़रें गेट की तरफ घूम गईं। कैमरे के फ्लैश चमकने लगे। दरवाजे पर अयान सिंघानिया खड़ा था। काले रंग के टक्सीडो सूट में ढला उसका फौलादी वजूद, तीखी नज़रें और चेहरे पर एक जानलेवा शांति। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके ठीक बगल में उसका हाथ थामे काव्या खन्ना खड़ी थी। उसने गहरे लाल और सुनहरे रंग की एक बेहद खूबसूरत सिल्क साड़ी पहन रखी थी। गले में वही अयान के नाम का मंगलसूत्र चमक रहा था और उसकी मांग में गहरी लाल रंग का सिंदूर अयान के हक की गवाही दे रहा था। काव्या का रूप आज किसी महारानी जैसा भव्य और निडर लग रहा था। ज्ञानेश खन्ना और सुमित्रा का चेहरा काव्या और अयान को एक साथ जिंदा देखकर पूरी तरह सफ़ेद पड़ गया। उनके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही सरक गई हो। काव्या और अयान सिंघानिया। ज्ञानेश के हाथ से माइक छूटते छूटते बचा। अयान ने काव्या की तरफ देखा और उसे एक धीमा, हौसला देने वाला इशारा किया। काव्या ने अयान के हाथ को हल्का सा भींचा और फिर बेहद राजसी चाल से चलती हुई स्टेज की तरफ बढ़ने लगी। अयान उसके पीछे एक ढाल की तरह चल रहा था। मीडिया के कैमरे और पत्रकारों के सवाल हवा में गूंजने लगे। मिस्टर ज्ञानेश खन्ना। काव्या की आवाज़ स्टेज पर पहुंचकर गूंजी, जिसमें अब डर की कोई गुंजाइश नहीं थी। झूठ बोलना बंद कीजिए। मैं अपनी मर्जी से कोई जायदाद आपके नाम नहीं कर रही हूँ। काव्या, ये क्या बदतमीजी है? और तुम इस गुंडे के साथ कहाँ गायब थीं? इसने तुम्हें डरा धमकाकर? चाची सुमित्रा ने बात संभालने की कोशिश करते हुए चीख कर कहा। गुंडा नहीं, पति हैं वो मेरे, मिस्टर अयान सिंघानिया। काव्या ने पूरी गरिमा और फ़क्र के साथ कहा, जिससे पूरी महफिल में एक सनसनी फैल गई। और डराया धमकाया अयान ने नहीं, आपने है। आप लोगों ने मेरी पूरी ज़िंदगी का सौदा उस अंडरवर्ल्ड के डॉन भैरव सिंह से कर दिया था, सिर्फ इस दौलत के लिए। ये झूठ है। मीडिया वालों, ये लड़की पागल हो गई है। ये अयान सिंघानिया के बहकावे में, ज्ञानेश चिल्लाया। तभी अयान आगे बढ़ा। उसने स्टेज पर लगे विशाल प्रोजेक्टर की तरफ इशारा किया। अयान सिंघानिया बिना सबूत के कोई बात नहीं करता, मिस्टर खन्ना। अयान की भारी आवाज़ ने ज्ञानेश की चीख को दबा दिया। अगले ही पल प्रोजेक्टर की स्क्रीन चालू हो गई। उस पर ज्ञानेश खन्ना, रौनक और भैरव सिंह की वो सारी डील्स, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स, बैंक ट्रांसफ़र और रौनक के बेसमेंट में दिए गए कबूलनामे का वीडियो प्ले होने लगा। वीडियो में रौनक खुद रोते हुए अपनी और अपने माता पिता की सारी साजिशें बयां कर रहा था। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहलका मच गया। पत्रकार ज्ञानेश खन्ना पर सवालों की बौछार करने लगे। ज्ञानेश और सुमित्रा चारों तरफ से घिर चुके थे। उनके चेहरे पर छाई मक्कारी अब खौफ में बदल चुकी थी। पुलिस को अंदर भेजो, अयान ने अपने ब्लूटूथ ईयरपीस में ठंडे लहजे में कहा। पलक झपकते ही पुलिस की एक पूरी टीम हॉल के अंदर दाखिल हुई और उन्होंने ज्ञानेश खन्ना और सुमित्रा के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। काव्या, मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो। हम तो बस
सुमित्रा रोती हुई चिल्लाने लगी, लेकिन पुलिस ने उन्हें घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। महफिल में अब सिर्फ काव्या और अयान बचे थे। काव्या ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अपने माता पिता को इंसाफ दिलाने का एक सुकून था। उसने अयान की तरफ देखा। अयान की आंखों में इस वक्त काव्या के लिए जो गर्व और दीवानगी थी। उसने काव्या की दिल की धड़कन को तेज कर दिया। लेकिन खेल अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ था। ज्ञानेश खन्ना को वो खतरनाक पार्टनर भैरव सिंह अभी भी बाहर आज़ाद था और अपनी हार को देखकर वह अयान और काव्या से अपना आखिरी और सबसे खतरनाक बदला लेने की तैयारी में था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो आलीशान हॉल अब धीरे धीरे खाली हो रहा था। पत्रकार और मेहमान पुलिस की कार्रवाई के बाद बाहर निकल चुके थे। हॉल में अब सिर्फ बिखरी हुई कुर्सियाँ, बुझती हुई लाइटें और उनके सबके बीच खड़े अयान और काव्या थे। काव्या ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उसके कंधों से जैसे सालों पुराना कोई भारी बोझ उतर गया था। उसने पलटकर अयान को देखा। अयान अब भी स्टेज के पास खड़ा था। उसकी नज़रें चारों तरफ किसी चील की तरह घूम रही थीं। उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सा तनाव था जो काव्या को समझ नहीं आया। अयान, काव्या ने धीरे से कदम बढ़ाते हुए उसे पुकारा। सब कुछ ठीक हो गया है ना? चाचा चाची अपने अंजाम तक पहुंच गए। अब तुम इतने परेशान क्यों हो? अयान ने अपनी नज़रें काव्या पर टिकाईं। उसकी आंखों में छपी दीवानगी और फिक्र एक साथ उभर आई। वह तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने काव्या के दोनों कंधों को अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। काव्या, खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ज्ञानेश खन्ना सिर्फ एक मोहरा था। असली शैतान भैरव सिंह है, अभी भी बाहर है और वह अपनी हार को इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। काव्या ने उसके चेहरे की संजीदगी को देखा और चुपचाप सिर हिला दिया। अयान ने उसकी कलाई को अपने अधिकार भरे घेरे में ले लिया और उसे साथ लेकर पैलेस के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ उसकी बुलेट प्रूफ गाड़ी खड़ी थी। उसके 4 सबसे भरोसेमंद गार्ड्स आगे आगे रास्ता साफ कर रहे थे। हॉल से निकलकर जैसे वे पैलेस के खुले और सुनसान पार्किंग एरिया में पहुंचे, चारों तरफ एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था। शाम पूरी तरह रात के अंधेरे में तब्दील हो रही थी। अयान की गाड़ी बस कुछ ही मीटर की दूरी पर थी कि अचानक धाएं धाएं सन्नाटे को चीरती हुई 2 गोलियों की आवाज़ गूंजी। अयान के आगे चल रहे 2 गार्ड्स पलक झपकते ही ज़मीन पर ढेर हो गए। सर, गाड़ी में बैठिए, एक गार्ड ने कहा। बाकी के गार्ड्स ने अपनी बंदूकें निकाल लीं और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। काव्या खौफ से चीख पड़ी। उसकी आंखों के सामने गोलियों की बौछार हो रही थी। अंधेरे में से कई नकाबपोश बदमाश हाथ में ऑटोमेटिक राइफल लिए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। यह भैरव सिंह का आखिरी और आत्मघाती हमला था। वह काव्या को ना सही तो उसकी लाश को हासिल करना चाहता था। काव्या, मेरी तरफ देखो, आंखें बंद करो। अयान की आवाज़ एक गरजती हुई शेर की तरह गूंजी। उसने काव्या को अपनी छाती से चिपका लिया और अपनी कमर से एक काली भारी पिस्तौल निकाली। अयान ने एक हाथ से काव्या को सुरक्षित घेरे में रखा और दूसरे हाथ से सटीक निशाने लगाते हुए 3 हमलावरों को वहीं ढेर कर दिया। उसका रूप इस वक्त साक्षात काल जैसा लग रहा था। वह गोलियों की बौछार के बीच काव्या को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। गाड़ी का दरवाजा बस एक हाथ की दूरी पर था। अयान ने जैसे ही काव्या को सुरक्षित अंदर भेजने के लिए गाड़ी का शीशा खोला, तभी देवदार के पेड़ के पीछे छुपकर बैठे एक स्नाइपर की बंदूक की नली से निकली एक लाल लेजर लाइट सीधे काव्या के सीने पर आकर टिक गई। अयान की नज़र उस लाल बिंदु पर गई। उसके दिमाग की नसें फट गईं। स्नाइपर की उंगली ट्रिगर दबा चुकी थी। गोली हवा को चीरती हुई सीधे काव्या के दिल का निशाना लेकर बढ़ी। वक्त जैसे वहीं थम गया। अयान के पास सोचने के लिए 1 सेकेंड भी नहीं था। उसने काव्या की तरफ देखा। उसकी वो मासूम सुनहरी आंखें जो अब अयान पर पूरा भरोसा करती थीं। अयान के होंठों पर एक आखिरी जुनूनी मुस्कान आई। अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा काव्या, अयान ने खुद से फुसफुसाया। और इससे पहले कि वो गोली काव्या के जिस्म को छू पाती, अयान ने पूरी ताकत से काव्या को गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया और खुद उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हो गया। दुश्मन का वार खाली नहीं गया। एक भारी खौफनाक आवाज़ हुई। वह ब्लोट सीधे अयान के दाहिने सीने को चीरती हुई आर पार निकल गई। अयान का फौलादी वजूद एक पल के लिए हवा में ही जम गया। उसके मुंह से खून की एक लकीर बह निकली। उसकी पकड़ पिस्तौल पर से ढीली हो गई और वो भारी आवाज़ के साथ ज़मीन पर गिर पड़ा। गाड़ी के अंदर गिरी काव्या ने जब यह मंजर देखा तो उसके दिल के 1000 टुकड़े हो गए।
उसकी रूह जैसे चीख उठी। अयान! काव्या पागलों की तरह गाड़ी से बाहर निकली। उसे अब न गोलियों का डर था न मौत का। वह जमीन पर तड़पते हुए अयान के पास पहुंची और उसने उसका सिर अपनी गोद में उठा लिया। अयान की सफ़ेद शर्ट अब पूरी तरह लाल खून से भीग चुकी थी। अयान की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, लेकिन उसकी डूबती हुई नज़रें अभी भी सिर्फ काव्या के चेहरे को ढूंढ रही थीं। तभी अयान के बाकी बैकअप गार्ड्स की गाड़ियां सायरन बजाती हुई वहां पहुंच गईं। हमलावर अपनी हार देखकर अंधेरे में भाग खड़े हुए। पुलिस की गाड़ियां भी पीछे पीछे आ गईं, लेकिन काव्या को दुनिया की कोई सुध नहीं थी। वह अयान के जख्म पर अपने दोनों हाथ रखकर खून रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। उसके आंसू अयान के खून से सने चेहरे पर गिर रहे थे। अयान, प्लीज़ आंखें बंद मत करो। देखो मेरी तरफ। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने मुझसे वादा किया था। प्लीज़ अयान। काव्या पागलों की तरह रो रही थी। उसका पूरा बदन कांप रहा था। अयान ने बहुत मुश्किल से अपनी कांपती हुई उंगलियों को उठाया और काव्या के आंसुओं को साफ करने की कोशिश की। रोना मत। तुम सुरक्षित हो। अयान का वादा पूरा हुआ। इतना कहते ही अयान का हाथ बेजान होकर ज़मीन पर गिर गया और उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। अयान! काव्या की चीख उस काली रात के सन्नाटे को चीरती हुई आसमान तक गई। शहर का सबसे खूंखार और सबसे शक्तिशाली इंसान आज अपनी मोहब्बत की ढाल बनकर मौत की दहलीज पर खड़ा था और काव्या का दिल पहली बार उसके लिए पागलों की तरह तड़प रहा था। अयान, आंखें खोलो अयान। तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज़। काव्या की दर्द भरी चीखें सिटी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में गूंज रही थीं। अयान के खून से सने वजूद को जब स्ट्रेचर पर लिटाकर डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड की तरफ भागे, तो काव्या भी पागलों की तरह उसके साथ दौड़ रही थी। उसका लाल और सुनहरा सिल्क का जोड़ा अब अयान के सुर्ख लाल खून से पूरी तरह भीग चुका था। उसकी हथेलियाँ, उसकी मांग का सिंदूर, सब कुछ अयान के खून में सरोवार था। डॉक्टर ने काव्या को इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे पर ही रोक दिया। मैम, प्लीज़ आप बाहर रुकिए। पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है। ब्लड फेफड़ों के बेहद करीब से गुजरी है। भारी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, डॉक्टर ने तेज़ी से कहा और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। दरवाज़ा बंद होते ही काव्या का जैसे दम निकल गया। वह उस ठंडे सफ़ेद गलियारे की दीवार से टिकी और धीरे धीरे घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गई। उसका पूरा शरीर थर थर काँप रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को देखा जो अयान के खून से रंगे थे। यह वही अयान था जिसे वह कुछ दिनों पहले तक अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी, जिसे वह एक बेरहम राक्षस समझती थी। क्यों किया ऐसा अयान? क्यों ली तुमने वो गोली अपने ऊपर? मैं तो तुमसे नफरत करती थी ना। फिर क्यों तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी? काव्या ने अपने घुटनों में सिर छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। घंटों बीतते जा रहे थे। हॉस्पिटल के उस वीरान कॉरिडोर का सन्नाटा काव्या के दिल को चीर रहा था। बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। अयान के गार्ड्स ने अस्पताल को एक अवैध किले में तब्दील कर दिया था। कुछ ही देर में अयान के राइट हैंड और वफादार मैनेजर विक्रम ने आकर काव्या को सूचना दी कि भैरव सिंह को पुलिस ने शहर की सीमा पर एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। लेकिन काव्या के लिए इस खबर का कोई मोल नहीं था। भैरव सिंह मरे या जिए, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ रहा था कि उस बंद दरवाजे के पीछे अयान सिंघानिया अपनी ज़िंदगी की आखिरी जंग लड़ रहा था। काव्या ने बंद आंखें की तो उसके जहन में अयान के साथ बिताया हर एक पल किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। उसका पेंट हाउस में जबरन मांग भरना, शिमला के उस बर्फीले तूफान में अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बाहों में उठाना, रात भर जागकर उसके माथे पर पानी की पट्टियाँ रखना और आज खुद मौत के सामने खड़े होकर उसकी ढाल बन जाना। वो मुझसे नफरत नहीं करता था, वो तो मुझसे बेइंतहा पागलों की तरह मोहब्बत करता था। काव्या का दिल चीख चीख कर यह गवाही दे रहा था। जहाँ डर और नफरत पूरी तरह मिट चुके थे और उनकी जगह दुनिया के सबसे गहरे, सबसे जुनूनी इश्क ने ले ली थी। काव्या को एहसास हो चुका था कि वह अयान सिंघानिया के बिना सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगी। तभी इमरजेंसी वार्ड के ऊपर लगी रेड लाइट बुझ गई। दरवाज़ा खुला और मुख्य डॉक्टर थके हुए कदमों से बाहर निकले। उनके चेहरे पर छाई गंभीर उदासी देखकर काव्या का दिल बुरी तरह घबरा गया। वह भागकर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर, अयान ठीक है ना? प्लीज़ बताइए। डॉक्टर ने एक भारी सांस ली और अपना चश्मा उतारा। हमने ब्लड तो निकाल दी है मिसेस सिंघानिया, लेकिन उनके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। उन्होंने जीने की इच्छा जैसे छोड़ दी है। मेडिकल साइंस अब पूरी कोशिश कर चुका है,
अब सब कुछ उनके रिस्पॉन्स पर निर्भर करता है। अगले आधे घंटे में अगर उन्हें होश नहीं आया तो हम उन्हें खो देंगे। नहीं, काव्या के मुंह से एक बेबस सिसकी निकली। वह डॉक्टरों को पीछे धकेलते हुए सीधे आईसीयू के अंदर घुस गई। अंदर चारों तरफ मशीनों की बीप बीप की डरावनी आवाज़ें गूंज रही थीं। सफ़ेद चादर के बीच अयान सिंघानिया लेटा हुआ था। उसका वो फौलादी और रौबदार वजूद आज बिल्कुल शांत था, बेजान और पीला पड़ा हुआ था। उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा था और छाती पर ढेर सारी पट्टियां बंधी थीं। काव्या कांपते कदमों से उसके बेड के पास पहुंची। उसने बहुत आहिस्ता से अयान के उस पड़े ठंडे पड़ चुके हाथ को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। उसने अपना सिर अयान के हाथ पर टिका दिया और उसके आंसू अयान की हथेलियों को भिगोने लगे। अयान, प्लीज़ आंखें खोलो। काव्या की भर्राई हुई आवाज़ उस वीरान कमरे में गूंजी। तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। तुम तो अयान सिंघानिया हो ना, जिससे पूरी दुनिया डरती है। तुम मौत से कैसे डर सकते हो? देखो, तुम्हारी काव्या तुम्हारे पास आई है। अब मैं तुमसे भागूंगी नहीं, कभी बगावत नहीं करूंगी। मशीन की बीप बीप की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि अयान की धड़कनें डूब रही थीं। डॉक्टरों की टीम बाहर से कांच के शीशे से यह सब देख रही थी। काव्या ने अपना चेहरा अयान के चेहरे के बिल्कुल करीब किया। उसकी सांसें अयान के गालों से टकराने लगीं। उसने अयान के बंद ओंठों को देखा और पूरी शिद्दत से अपने दिल की गहराइयों से चीख उठी, आई लव यू अयान, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे नफ़रत नहीं करती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं भी इसी वक्त अपनी जान दे दूँगी। तुम्हें मेरी खातिर लौटना होगा अयान, अपनी काव्या की खातिर लौटना होगा। काव्या का यह रोता हुआ इकरार, उसकी तड़पती हुई आवाज़ जैसे सीधे मौत के सन्नाटे को चीरती हुई अयान की रूह तक पहुंच गई। और तभी एक चमत्कार हुआ। आईसीयू की मॉनिटर मशीन की बीप बीप की रफ्तार अचानक तेज होने लगी। अयान के दिल की डूबती हुई धड़कनें वापस अपनी रफ्तार पकड़ने लगीं। काव्या ने हैरान होकर देखा कि जो हाथ बिल्कुल बेजान था, उसकी उंगलियों में एक हल्की सी हरकत हुई। अयान की उंगलियों ने बहुत धीरे से लेकिन पूरी शिद्दत के साथ काव्या के छोटे से हाथ को अपने घेरे में जकड़ लिया। अयान की भारी पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाईं। उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। उसकी उन धुंधली सुलगती हुई आंखों में जब काव्या का रोता हुआ चेहरा उभरा तो ऑक्सीजन मास्क के पीछे छुपे उसके होंठों पर एक बहुत ही हल्की मुकम्मल मुस्कान तैर गई। उसने अपनी काव्या को पा लिया था। उसकी मोहब्बत ने मौत को भी शिकस्त दे दी थी। अयान की उंगलियों की यह हल्की सी पकड़ काव्या के दिल में उम्मीद का एक सैलाब बनकर उतरी। मॉनिटर मशीन की तेज होती बीप बीप की आवाज़ अब डरावनी नहीं, बल्कि ज़िंदगी के वापस लौटने का तराना लग रही थी। डॉक्टरों की टीम जो बाहर से यह सब देख रही थी, तुरंत आईसीयू के अंदर दौड़ी। उन्होंने अयान के वाइटल्स चेक किए और उनके चेहरे पर छाई उदासी पल भर में गायब हो गई। यह सचमुच एक चमत्कार है, मिसेस सिंघानिया, मुख्य डॉक्टर ने राहत की सांस लेते हुए मुस्कुराकर कहा। आपकी आवाज़ ने इनमें ज़िंदगी की लौ को वापस जगा दिया। इनकी पल्स रेट और ब्लड प्रेशर अब नॉर्मल हो रहा है। यह खतरे से पूरी तरह बाहर हैं। काव्या की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने डॉक्टर को रास्ता दिया और धीरे से पीछे हट गई, लेकिन उसकी नज़रें अयान के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटी। अयान ने ऑक्सीजन मास्क के भीतर से ही अपनी भारी पलकों को झुकाकर काव्या को आश्वस्त किया, जैसे वह कह रहा हो, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। 3 हफ्ते बाद सिंघानिया पैलेस को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरे महल को सफ़ेद गेंदे और लाल गुलाब के फूलों से ढक दिया गया था। हर कोने में शहनाइयों की गूंज थी और रोशनी इस कदर जगमगा रही थी कि रात का अंधेरा भी शर्मा जाए। अयान अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसके जख्म भर चुके थे और जो कसर बाकी थी उसे काव्या के बेइंतहा प्यार और देखभाल ने पूरा कर दिया था। आज अयान और काव्या की शादी पूरे रीति रिवाज और धूमधाम से दोबारा हो रही थी। अयान ने अपनी जिद से काव्या को हासिल तो कर लिया था, लेकिन वह चाहता था कि काव्या को दुनिया के सामने सम्मान मिले। वह अपनी मर्जी से पूरी दुनिया के गवाह रहते हुए काव्या को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। मंडप के बीचों बीच धधक रही पवित्र अग्नि के सामने अयान सिंघानिया बैठा था। सुनहरी और मैरून रंग की शाही शेरवानी में उसका वजूद हमेशा की तरह रौबदार और भव्य लग रहा था। लेकिन आज उसकी आंखों में एक हुंकारपन नहीं था। आज उसकी आंखों में सिर्फ अपनी पत्नी के लिए असीम, पवित्र और गहरा प्रेम था, और एक ऐसा सुकून जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं किया था।
तभी शहनाई की धुन तेज हुई और सबकी नज़रें सीढ़ियों की तरफ उठ गईं। काव्या नीचे आ रही थी, लाल रंग के भारी लहंगे में सजी, कुंदन के गहने पहने और सिर पर बारीक चुनरी ओढ़े। वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर लज्जा की एक सुर्खी थी और आंखें झुकी हुई थीं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पलकें उठाईं, उसकी नज़रें सीधे मंडप में बैठे अयान से जा मिली। अयान उसे बिना पलक झपकाए इस कदर शिद्दत से देख रहा था कि काव्या का दिल बाहर आने को बेताब हो गया। काव्या धीरे धीरे चलकर अयान के बगल में आकर बैठ गई। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अयान उठा और उसने अपना मजबूत गर्म हाथ काव्या की तरफ बढ़ा दिया। काव्या ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के अपना छोटा सा हाथ उसके हाथ में सौंप दिया। अग्नि के चारों ओर घूमते हुए हर एक फेरे के साथ काव्या के दिल में अयान के लिए इबादत और गहरी होती जा रही थी। यह वो बंधन था जो नफरत के अंगारों से तपकर, वफादारी से पानी से सिंचकर अब सोने की तरह शुद्ध हो चुका था। फेरे पूरे होने के बाद अयान ने सिंदूर की डिब्बी उठाई। उसने बहुत ही नजाकत से काव्या के माथे से चुनरी को थोड़ा पीछे किया और अपनी उंगलियों से उसकी मांग में गहरा लाल सिंदूर भर दिया। इसके बाद उसने काले मोतियों और सोने का वो भारी मंगलसूत्र काव्या के गले में पहनाया। यह वही मंगलसूत्र था जिसे काव्या ने कभी उतार फेंकना चाहा, लेकिन आज उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उस पवित्र धागे को अपने दिल से लगा लिया। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं, पंडित जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा। चारों तरफ तालियों की गूंज उठने लगी। मेहमान उन्हें बधाइयाँ दे रहे थे, लेकिन अयान और काव्या के लिए जैसे उस भीड़ का कोई वजूद ही नहीं था। रात के आखिरी पहर जब सारी रस्में ख़त्म हो गईं, अयान काव्या को लेकर अपने उसी मास्टर बेडरूम में आया जिसे फूल और मोमबत्तियों से सजाया गया था। कमरे का माहौल बेहद रोमांटिक और मखमली था। काव्या बेड के किनारे बैठी अपनी उंगलियों को मरोड़ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी अयान भारी कदमों से चलता हुआ उसके करीब आया। उसने अपने हाथों से काव्या के घूंघट को धीरे से ऊपर उठाया। खिड़की से आ रही चांद की चांदनी और मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में काव्या का रूप अयान के अंदर एक तूफान खड़ा कर रहा था। अयान उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसके दोनों हाथों को थाम लिया। उस रात मैंने इसी कमरे में तुमसे कहा था कि तुम मेरी कैद में हो। अयान की आवाज़ में इस वक्त दुनिया भर की मोहब्बत और एक भारीपन था। उसने काव्या की आंखों में झांका। लेकिन आज मैं पूरी दुनिया के सामने हार स्वीकार करता हूँ काव्या। अयान सिंघानिया को कोई कैद नहीं कर सकता था, लेकिन तुम्हारी इस मासूमियत और मोहब्बत ने मुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। तुम मेरी कैद में नहीं हो, मैं तुम्हारी रूह की कैद में हूँ। काव्या की आंखों में खुशी के दो आंसू छलक आए। उसने बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथ अयान के गले में डाल दिए और उसे खींचकर अपने करीब कर लिया। उसका सिर अयान के चौड़े सीने पर जा टिका, जहाँ अयान के दिल की धड़कनें पागलों की तरह सिर्फ काव्या का नाम पुकार रही थीं। मैंने तुमसे बहुत नफरत की अयान, तुम्हें बहुत दर्द दिया, मुझे माफ़ कर दो, काव्या ने सिसकते हुए कहा। अयान ने उसकी ठोड़ी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें सुलग रही थीं। तुम्हारी नफरत भी कबूल थी और तुम्हारा यह इश्क तो मेरी ज़िंदगी है। अब इस जुबान से कभी माफ़ी मत मांगना। अयान का चेहरा धीरे धीरे काव्या के चेहरे के करीब आने लगा। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझने लगीं। अयान ने अपनी लंबी गर्म उंगलियों से काव्या के गालों को सहलाया और फिर अपनी ज़िंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत को अपनी बाहों में पूरी तरह समेटते हुए उसके नर्म और नाजुक होंठों पर अपने ओंठ रख दिए। उस गहरे, जुनूनी और मुकम्मल स्पर्श में दुनिया के सारे दर्द, सारी गलतफहमियां हमेशा के लिए जलकर राख हो गईं। शिमला की बर्फीली वादियों से शुरू हुई नफ़रत की वह खौफनाक दास्तान आज शहर के इस आलीशान महल में दुनिया की सबसे पवित्र और अटूट इश्क में तब्दील हो चुकी थी। दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके थे, एक ऐसी मोहब्बत के धागे में बंधकर जिसे मौत भी नहीं तोड़ सकती थी। तो दोस्तों, ये थी अयान और काव्या की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। थैंक यू।